दोस्तों स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस बीओ के अंतर्गत यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार के 133 प्रश्न पत्रों के विषय में बात करेंगे। और यह यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें 133 प्रश्न पत्रों को दिया गया है। ये बुक आपके पास रहेगी तो और अच्छा है, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने लेसन एंशिएंट हिस्ट्री में लेसन 6 तक पढ़ा दिया है। लेसन 7 आज हम लोग मौर्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है 255 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 255 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के जो है मेरे प्लेलिस्ट में 254 नंबर तक के सभी क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज से लगाए गए हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आप अगर यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं 2020 या 21 में, तो यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले जो परीक्षाओं के जो क्वेश्चन है उसे आप जो है परिचित हो जाएंगे। जब परिचित हो जाएंगे तो फिर परीक्षा में जो है तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने से पहले उस परीक्षा के पिछले वर्षों में जो पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को जान लेना, उससे भली भांति परिचित हो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंक की परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चन जो है उपयोगी हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 255 नंबर क्वेश्चन का। 255 नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। एक में जो है अभिकथन ए है और उसके बाद जो है कारण क्या है, आ रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। कथन ए बोलता है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर कह रहा है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि देखिए इसमें इसको हल करने का तरीका क्या होता है, कारण के पहले क्योंकि लगा देते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक है। इसलिए ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। ए इसका सही होगा। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 256 का। क्वेश्चन नंबर 256 में फर्स्ट सूची को सेकेंड सूची से मिलाना है। जैसे डेमेट्रियस, यह जो है हिंदू यूनानी था। रुद्रदामन, यह क्या था, शक था। इसके बाद गोंडोफर्नीज, ये क्या था, पहलव था। और विम, ठीक है, इसको विम कटफिसेस बोलते हैं, ये क्या था, कुषाण था, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, है ना। सी नंबर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 257 की बात करते हैं, ठीक है। तो 257 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन, ठीक है। अर्थात अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल का, पांड्य का, सती पुत्रों का उल्लेख है, जबकि सातवाहन का उल्लेख नहीं है। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 258 की बात करते हैं। तो 258 नंबर क्वेश्चन दिया है, पुष्यमितोशुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख, ठीक है। अर्थात जो है पुष्यमितोशुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी जो है अयोध्या लेख से मिलता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 259 का। तो 259 नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल, ठीक है। अर्थात जो है
हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है खारवेल के विषय में जानकारी देता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 का। 260 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागनिका। अर्थात प्राचीन भारत में नागनिका नाम की एक रानी थी जो कि पति के मृत्यु के पश्चात भी क्या की थी, शासन की थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 का। 261 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इस चारों ऑप्शनों में सबसे पुराना राजवंश जो है कौन था, तो था सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 का। 262 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो है राजवंश कौन था, तो वो था सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सातवाहन को हम लोग जो है देखते हैं सातवाहन में कैसे कैसे राजा हुए हैं। ठीक है, तो सातवाहन के राजाओं की बात करेंगे तो सातवाहन का जो है पहला राजा कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक के बाद जो है कृष्ण बनता है, कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हाल भी बनता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी बनता है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी बनता है, शिवश्री सातकर्णी बनता है, यज्ञश्री सातकर्णी बनता है। ठीक है, इस तरह से सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक, और अंतिम शासक देखेंगे तो यज्ञश्री सातकर्णी था। ठीक है, तो सातवाहन वंश के विषय में और भी जानकारी आप लोग जो है देख सकते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं सातवाहन वंश को हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र सातवाहन बोलते हैं। ठीक है, आंध्र सातवाहन, तो पुराणों में इस राजवंश को क्या कहा गया है, तो पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। ठीक है, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी हम लोग को मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, सातवाहनों को आंध्र भृत्य या आंध्र भोज कहा गया है। ठीक है, और इसका उदय जो है नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो है सिमुक था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, और इस वंश का 17वां शासक कौन था, तो 17वां शासक हॉल था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वंश का जो है इस वंश का 23वां शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी था। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। जैसे पुराणों में कुल कितने सातवाहन राजाओं का नाम मिलता है, तो 30 सातवाहन राजाओं का नाम मिलता है। और मत्स्य पुराण में कितने राजाओं की सूची मिलती है, तो 19 राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से सूची आप लोग जो है देख सकते हैं, ये 19 राजाओं की सूची है। चलिए अब जो है सिमुक के विषय में देखते हैं। पुराणों के अनुसार, ठीक है, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था, उसको बोलते हैं सिंधुक, सिमुक या सिप्रक। ठीक है, अब जो है सातवाहन वंश की राजधानी की बात करते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी की बात करते हैं तो सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान या पैठन औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन सातवाहन वंश की जो आरंभिक राजधानी है वह अमरावती है। कहाँ पर है, अमरावती है। चलिए अब हम लोग जो है 263 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन दिया है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। ठीक है, क्योंकि सातवाहनों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अमरावती थी। ठीक है, बाद में उसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन बनी। ठीक है, तो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित कहाँ थी, अमरावती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है अब बात करते हैं
चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 264 की बात करते हैं। तो 264 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कथन ये दिया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर दिया है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है क्योंकि लगा करके देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये भी बात सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये भी सही है। लेकिन इसका क्या व्याख्या कर रहा है, तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसमें फिर प्रश्न लगाएंगे, क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो ऐसी कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा। देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा ए सही है। ठीक है, लेकिन आर गलत है। उनकी सुसंगठित नौसेना जो है उच्च कोटि की नहीं थी। ठीक है, तो कुषाण काल में जो है नौसेना का विकास जो है उस तरह से नहीं हुआ था, इसलिए ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 265 का। 265 नंबर क्वेश्चन दिया है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 ईस्वी सन। ठीक है, अर्थात कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 का। 266 नंबर क्वेश्चन दिया है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अर्थात बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो बुद्ध का अंकन जो है कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। अब हम लोग 267 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। ठीक है, अर्थात भारत में कुषाणों ने सबसे अधिक जो है तांबे के सिक्के जो है जारी किए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 268 का। 268 नंबर क्वेश्चन दिया है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। ठीक है, देख लीजिए इसको नीचे आंसर। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 269 का। 269 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। अर्थात जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में जो है अगर देखेंगे तो भाव घोष गए थे, पार्श्व गए थे, वसुमित्र गए थे, लेकिन विशाख दत्त जो है नहीं गए थे। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 की बात करते हैं। ठीक है, तो 270 नंबर क्वेश्चन दिया है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। ठीक है, अब देखते हैं कनिष्क के समकालीन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। ठीक है, तो कनिष्क के समकालीन जो है कौन कौन थे, चारों को रीड करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे, जबकि कालिदास जो है
ये कनिष्क के समकालीन नहीं थे। कालिदास जो है गुप्त राजवंश के समय थे, जबकि कंबन की बात करेंगे तो कंबन जो है 12वीं सदी में थे। ठीक है, इसलिए अशोक घोष और वसुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ठीक है, नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा, अशोक घोष और वसुमित्र, 1 2 यानी सी हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं 271 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, तो कनिष्क का जो रप्तक अभिलेख था उसमें कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का उल्लेख है, जबकि श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 272 का। 272 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कुषाण। ठीक है, तो प्राचीन भारत में कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 273 का। 273 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, तो बिना बेगार का किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है सुदर्शन झील का इतिहास आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त वैश्य ने किया, और पुष्पगुप्त वैश्य ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किया। इसके बाद बात करते हैं फिर सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में उसका जो अशोक का जो राज्यपाल था तुशाक ने क्या किया कि इस सुदर्शन झील में से क्या करवाया, नहर निकलवाया। यानी अशोक के शासनकाल में अशोक का जो राज्यपाल तुशाक था, ठीक है, उसने क्या किया कि सुदर्शन झील में से नहर निकलवाया। प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील में से नहर किसने निकलवाया, तो अशोक का राज्यपाल तुशाक ने सुदर्शन झील में से नहर निकलवाया और उसका निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरी बार अशोक करवाता है। अब तीसरी बार बात करते हैं, तो तीसरी बार जो है रुद्रदामन का जो राज्यपाल था, ठीक है, उसका नाम था सुविशाख, और सुविशाख ने सुदर्शन झील में बांध का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का जो राज्यपाल यानी पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालिक, ठीक है, चक्रपालिक ने जो है सुदर्शन झील में बांध का पुनः निर्माण कराया, और उसमें इन्होंने स्कंदगुप्त ने विष्णु की प्रतिमा जो है लगाया। इस प्रकार से आप लोगों ने सुदर्शन झील के विषय में देख लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 274 का। 274 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं, किस राजवंश के समय वह फले फूले। ठीक है, तो इसका चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग। ठीक है, अर्थात जो पाणिनि और पतंजलि थे वह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है पुष्यमित्र शुंग के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। तो पुष्यमित्र सिंह का शासनकाल जो है 185 से 149 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इसने क्या किया था। तो जो राजधानी, ठीक है, जो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया, विदिशा कर दिया। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, उसको विदिशा कर दिया। तो प्रश्न बनता है कि किस शासक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा कर दिया, तो वो किया था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इसका मृत्यु जो है 149 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की बात करते हैं। इनके पुत्र का नाम अग्निमित्र था। ठीक है,
अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग का जो है पुरोहित, तो इनका पुरोहित कौन था? पतंजलि था। ठीक है, अब जो है बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग का जो है गोत्र क्या था। ठीक है, तो इनके गोत्र के विषय में बात करते हैं। तो पतंजलि ने भारद्वाज गोत्र बताया है। कौन सा गोत्र? भारद्वाज गोत्र। ठीक है, और कालिदास ने जो उनका मालविकाग्निमित्रम है उसमें इन्होंने जो है कालिदास ने इनको कश्यप गोत्र का जो है बताया है। ठीक है, चलिए आगे जो है इसकी युद्ध की बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। ठीक है, और यहाँ राजा बनने से पहले इसने क्या किया था कि इसने जो है मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की भी हत्या किया था। ठीक है, अब जो है पुष्यमित्र शुंग की उपाधि की बात करते हैं। तो इसकी उपाधि थी सेनानी या सेनापति, औदभिज्य, अचानक उठने वाला। ठीक है, ये हरिवंश पुराण में कहा गया था। धीरस्वर, मेघ याजीन यानी 2 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला। और अयोध्या अभिलेख में इसकी जानकारी जो है मिलती है कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, प्रश्न भी देख लेते हैं कि राजा शासक बनने से पहले पुष्यमित्र शुंग क्या था? तो यह मौर्य शासक बृहदत्त का क्या था? सेनापति था। ठीक है, चलिए अब जो है बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है मिलती है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से। ठीक है, अब जो है जब इसने अश्वमेघ यज्ञ कराया तो उस समय पुरोहित कौन था? तो पुरोहित इनका था पतंजलि। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सारनाथ स्तूप का निर्माण। ठीक है, इसके बाद जो है सांची का स्तूप के चारों ओर पाषाण पट्टिका। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ ने ठीक है, इसमें जो है बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग ने जो है सांची का जो स्तूप था, ठीक है, उस स्तूप के चारों ओर क्या लगवाया था? पाषाण की पट्टिका लगवाई थी। ठीक है, पहले लकड़ी का पट्टिका था, इसके बाद जो है और पाषाण की वेदिका भी लगवाई थी। और भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में सतना में है। ठीक है, और भरहुत स्तूप की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, 1873 ईस्वी में किया था। चलिए शुंग वंश के विषय में और कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसे बताया गया था, पहले बताए थे कि शुंग वंश इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से इन्होंने इनकी राजधानी को क्या लाया? विदिशा लाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुंग वंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। इसके विषय में जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से मिलती है। पाणिनि ने शुंगों को भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। ठीक है, तो किसने शुंगों को भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया था? तो पाणिनि ने बताया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुंग वंश के संस्थापक की बात करते हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, उसके बाद राजा जो है कौन बनता है शुंग वंश का? अग्निमित्र बनता है। अग्निमित्र के बाद कौन बनता है? सुज्येष्ठ बनता है। सुज्येष्ठ के बाद कौन बनता है? ठीक है, उसके बाद बनता है वसुमित्र, जिसको सुमित्र भी बोलते हैं। वसुमित्र जो है क्या था? यह अग्निमित्र का जो है पुत्र था। इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद जो है शुंग वंश का राजा जो है वज्रमित्र बनता है। वज्रमित्र के बाद जो है भागवत या भागभद्र राजा बनता है। ठीक है, प्रश्न बनता है वेशनगर स्तंभ अभिलेख, ठीक है, काशीपुत्र भागभद्र से संबंधित था। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन राजा बनता है? देवभूति राजा बनता है, या इसको बोलते हैं देवभूमि। ठीक है, प्रश्न बनता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूमि या देवभूति था। ठीक है, और इसकी हत्या करके इसके मंत्री वासुदेव ने, ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? कर्ण वंश आता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने किया? इसके मंत्री वसुदेव ने किया। वसुदेव ने इसकी हत्या करके कौन सा वंश स्थापित किया? तो कर्ण वंश स्थापित किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कर्ण वंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की स्थापना किया। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना कब किया? 75 ईसा पूर्व किया। इसके बाद जो है इसका बेटा जो है भूमिमित्र राजा बनता है। इसके बाद इसका बेटा जो है नारायण
राजा बनता है। ठीक है, इसके सिक्कों पर जो है विष्णु, ठीक है, सिक्कों में ज्ञात, सिक्कों में इसको क्या बोलते हैं, विष्णु मित्र भी बोलते हैं। इसके बाद फिर इसका पुत्र जो है सुशर्मन राजा बनता है। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन था। ठीक है, अगर बात करेंगे कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मन था। ठीक है, अब जो है सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व सिमुक ने करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जैसे मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद क्या आया, शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। ठीक है, इस वंश को भी जो है याद करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 275 की बात करते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड करने से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत जो है कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अब जो है अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 276 का। 276 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन फर्स्ट ने। ठीक है, तो प्रवरसेन फर्स्ट ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने कितने किए थे, 2 किए थे। चलिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 278 का। 278 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, ठीक है, कितने वर्ष का अंतर होता है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष। ठीक है, अर्थात जो है विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच जो है 135 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब जो है अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 279 का। 279 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। ठीक है, अर्थात जो है निम्नलिखित राजाओं में से किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो खारवेल का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अब इसका अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, मरणोत्तर काल का अंतिम क्वेश्चन है। 280 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आप लोग जो है सबसे पहले क्या कीजिए कि चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया है इनके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने का। ठीक है, जितना अधिक लोग शेयर करेंगे उसी प्रकार मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाए जाएंगे। और कोशिश किया जाएगा कि इस किताब को जो है UPPCS 2020-2021 के लिए इस किताब के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए जाएं। ठीक है, और कराया भी जाएगा ताकि आगामी जो है UPPCS की परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों से आप लोग क्या हो जाएं, परिचित हो जाएं। ठीक है, जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उस परीक्षाओं के क्वेश्चन से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर परिचित होने का सबसे अच्छा साधन इस किताब में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों से आप लोग परिचित हो जाएंगे, उस हिसाब से व्यक्ति जो है अपना तैयारी जो है करता रहेगा। ठीक है, थैंक्स।